नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को करेंगे। इससे पहले दोस्तों हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम कर रहे हैं ये आपको केबीसी नैनो बुक से कर रहे हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, इससे पहले हम लोग बिहार दरोगा मेंस का आपको प्लेटफॉर्म बुक का 17 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग प्रभात पब्लिकेशन का भी 6 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि लघु परिपथन के समय में विद्युत धारा। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह हमेशा बंद सर्किट में होता है, और जब बंद परिपथ में धारा का प्रवाह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो शॉर्ट सर्किट या लघु परिपथन होता है, और धारा का मान बढ़ने पर वोल्टेज का मान घटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। डेंगू एक वायरल बुखार है जो कि एडिस इजिप्टियाई नामक मच्छर के काटने से होता है, और यह मच्छर सामान्यतः दिन में काटता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यानी कि 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको कहा कि मनुष्य के अंगों में कौन सा एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आँख। सूर्य की हानिकारक परावैंगनिक किरणों के प्रति मनुष्य की आंखें सर्वाधिक सुप्रभाव है, और मनुष्य का जो भी अंग खुला होता है वह परावैंगनिक किरणों से ज़्यादा प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि वनस्पति में पानी के स्थानांतरण के लिए यह कोशिकाएं जिम्मेदार होती है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जाइलम, जिसको हम लोग कास्ट ऊतक कहते हैं। यानी कि जाइलम जो है, जाइलम को प्रायः कास्ट ऊतक भी कहते हैं, और यह संवहनी ऊतक है। इसमें 2 मुख्य कार्य है, जल एवं खनिज लवणों का संवहन तथा आपको यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना, और फ्लोएम भी एक संवहक ऊतक है। इसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना होता है, फ्लोएम का काम जो होता है। और आपको वनस्पति में पानी के स्थानांतरण के लिए कोशिका जिम्मेदार होती है, वह कास्ट ऊतक यानी कि जाइलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेफ्लॉन जो है वह टेट्राफ्लोरोएथिलीन का उच्च बहुलक है, और यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय और ऊष्मा प्रतिरोधी बहुलक है, और इसका प्रयोग सांद्र अम्लों और दाहक द्रव भरने के पात्र बनाने तथा ऊष्मा और रासायनिक पदार्थों से अप्रभावित वस्तुएं बनाने से होता है, और इसी गुण के कारण इससे खाना पकाने के बर्तन बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं, और क्वेश्चन प्लीज़ लिख लीजिएगा कि किस क्वेश्चन में डाउट है। और दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इसे लाइक करना ना भूलें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह है
6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जिप्सम का प्रयोग होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस निर्जलीय जिप्सम में है, जो कि प्रायः श्वेत चूर्ण के रूप में मिलता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी के संपर्क में आते ही उससे मिलकर जिप्सम बन जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ यानी कि ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मस्तिष्क। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ एक चिकित्सकीय उपकरण होता है जो कि मस्तिष्क में विद्युत संवेगों को रिकॉर्ड करता है और मस्तिष्क कोशिका विद्युत आवेगों के माध्यम से एक दूसरे के साथ संवाद करती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटीकल्चर जो है वह आपको अंगूर की खेती, वेजिकल्चर जो हो जाएगा वह वृक्षों की कृषि, पिसीकल्चर मछली पालन, और ओलेरीकल्चर जो है वह सब्जी की खेती हो जाएगा, यानी कि 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साइटोकाइनिन जो है यह आपको पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन क्षारीय प्रकृति का पादप हार्मोन है और साइटोकाइनिन का संश्लेषण पादप के जड़ों में अग्र सिरों पर होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तना है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अदरक जो है यह आपको तना है। प्रकंद मोटा फैला हुआ भूमिगत तना होता है और इसमें कक्षीय तथा अग्रसेय कालिकाएं भी पाई जाती है और यह तना शाखा युक्त तथा शाखा रहित भी हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, और आपको जो दे रहा है हल्दी, अदरक, केला फर्न पौधे में पाया जाता है। हल्दी, अदरक, केला, फर्न आदि पौधे में पाया जाता है और प्रकंद भूमिगत तने का एक रूप होता है। प्रकंद जितना भी है वह भूमिगत तने का रूप होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फास्फोरस 32 का उपयोग जो है वह आपको रक्त कैंसर में किया जाता है। रक्त कैंसर या ल्यूकीमिया की जांच एवं उपचार के लिए फास्फोरस 32 का उपयोग किया जाता है और आयोडीन 131 इसका उपयोग आपको थायराइड कैंसर, सोडियम 24 इसका उपयोग परिसंचरण व्यतिक्रमण उपचार में तथा कोबाल्ट 60 का उपयोग ट्यूमर कैंसर के उपचार में किया जाता है और आपको यहाँ पे रक्त कैंसर में फास्फोरस 32 का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को प्रायः हंसने वाली गैस भी कहा जाता है और यह एक रासायनिक अकार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का उपउत्पाद है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि O2। प्रकाश संश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद ऑक्सीजन है जिस पर सभी जीव श्वसन के लिए निर्भर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है। 16 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हंटर आयोग
पहले हुआ था ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, पहले हो जाएगा वुड का घोषणा पत्र यानी कि, उसके बाद हो जाएगा हंटर आयोग, उसके बाद सेंट्रल आयोग और अंत में हो जाएगा आपको सार्जेंट योजना, यानी कि 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में कह रहा है कि निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपको आलमगीरपुर और हुलास जो है यह आपको उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एलन कैंपबेल जॉनसन। इरविन के जीवन काल इरविन के जीवनीकार जो थे एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभों को संतावना पुरस्कार और इरविन के एकमात्र आत्मसमर्पण के रूप में बातचीत के लिए सहमत होने को कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कह रहा है कि देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सखाराम गणेश देवशकर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है कि सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विलियम वेंटिंग ने। आपको राजा राम मोहन राय ने 1818 ईस्वी में सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की और इन्हीं के प्रयासों के बदौलत आपको 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए कानून का निर्माण किया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है कि मुंतक उल लुबाब का लेखक कौन था। मुंतकब उल लुबाब का लेखक कौन था। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खाफी खां। मुंतकब उल लुबाब भारत के इतिहास के बारे में एक फारसी भाषा की किताब है और 1732 ईस्वी के आसपास इसे खाफी खान द्वारा पूरा किया गया था और इसे तारीख खाफी खान के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको कह रहा है कि द्विज शासन का जनक किसे माना जाता है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सर लियोनिन कॉर्टिस। द्विज शासन प्रणाली का जनक सर लियोनिन कॉर्टिस को माना जाता है, जिन्होंने सर भूपेंद्र नाथ बसु के लिए एक सत्र में इस व्यवस्था का स्पष्टीकरण किया था और यह प्रणाली वर्ष आपको 1919 ईस्वी के अधिनियम की सबसे प्रमुख विशेषता थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। करा कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि B.A. स्मिथ। B.A. स्मिथ जो थे B.A. स्मिथ जो थे वह आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। R.D. बनर्जी थे, K.N. दीक्षित थे और M.S. बत्स थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कहा कि बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण। 3 कट्ठिया प्रथा 1 बीघा में 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य था के विरुद्ध भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी के द्वारा आपको 1917 में बिहार के चंपारण में किया गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कहा कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चौरी चौरा। कलकत्ता में कांग्रेस की विशेष अधिवेशन 1920 के पास
हुए और असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव को नागपुर में 1920 में हुए कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई और फरवरी 1922 ईस्वी में गांधी जी ने वायसराय को एक पत्र लिखकर धमकी दी कि यदि एक सप्ताह के अंदर सरकार को उत्पीड़नकारी नीतियाँ वापस न ली गई तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाएगा। और आपको 5 फरवरी 1922 को आपको हुआ था चौरी चौरा कांड, जो कि पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। करा कि निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल भारत के एक महान एवं अमर क्रांतिकारी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते क्वेश्चन नंबर 28। करा कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रायगढ़। 1656 ईस्वी में आपको छत्रपति शिवाजी के द्वारा रायगढ़ का किला पर अधिकार कर लिया गया और उन्होंने इसका काफ़ी विस्तार किया और इसे राजा का किला या राजगढ़ नाम दिया और यह बाद में शिवाजी के विस्तार मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रामचंद्र देव। 1206 ईस्वी में देवगिरी के विरुद्ध किए गए अभियान की सफलता पर वहां के शासक रामचंद्र देव ने प्रतिवर्ष कर देने का वादा किया था, परंतु रामचंद्र देव के पुत्र शंकर देव ने कर देने से मना कर दिया। अतः अलाउद्दीन ने नायब मालिक कफूर को आक्रमण करने हेतु भेजा और भयानक लूटपाट के बाद रामचंद्र ने आत्मसमर्पण कर दिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको कह रहा है कि 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 को ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय आपको ब्रिटिश संसद 1 अगस्त 1861 को आपको पारित किया गया तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में आपको मिलान करना है, माफ कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 31 में आपको मिलान करना है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बारदोली जो है आपको गुजरात में, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश, यरौदा जो है वह आपको महाराष्ट्र और नोखाली जो है वह आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, यानी कि 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 करा कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी और इसकी स्थापना 1876 में आपको आनंद मोहन बोस के सहयोग से सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया और इस संस्था ने सिविल सेवा सुधार की मांग तथा एल्बर्ट बिल जैसे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 में कह रहा है कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन था। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विशाख दत्त। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC खजांची रहे तथा 1930 ईस्वी में जेल भी गए। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जमुनालाल बजाज। जमुनालाल बजाज ने भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। यह कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पद पर 1920 से 1942 तक रहे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कह कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं। 35 का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए यानी कि त्रिपुरा राज्य में लागू होते हैं। और छठी अनुसूची जो है वो आपको अनुच्छेद 244 के 2 से लेकर के 275 के 1 से संबंधित है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मोती जो है वह आपको कीटों से प्राप्त नहीं होता है। मोती मोलस्का संघ के जीव पिक्टेडा या पर्ल ओइस्टर से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 36 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि मोती। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रेगुर मिट्टिया। रेगुर मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है और इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है और इस मिट्टी का काला रंग इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और इस मिट्टी का काला रंग जो है वह आपको टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रजातीय वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मंगोलायड से। उत्तर अमेरिका के मूल निवासी अमेरिकी इंडियन उत्तर और दक्षिण अमेरिका के प्राचीन निवासी है और ये मंगोलायड प्रजाति की एक शाखा माने जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह है। कूट के सही उत्तर को चुनना है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2 तथा 4 यानी कि कोची और विशाखापट्टनम जो है वह आपको प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट देख लेते हैं और आपको चेन्नई एवं तूतीकोरिन जो है वह आपको कृत्रिम बंदरगाह है। यह चेन्नई और तूतीकोरिन जो है वह आपको कृत्रिम बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वेनेजुएला में। ओपेक संगठन के द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा प्रमाणित कच्चे तेल का भंडारण जो है वो आपको वेनेजुएला है, जबकि दूसरे स्थान पर सऊदी अरब है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। कह रहा कि डार्केंसबर्ग पर्वत है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हंगरी जो है यह आपको एक स्थलरुद्ध देश है। उसे आपको वह देश जिसकी सभी सीमाएं केवल स्थल से घिरी हो तथा उसकी समुद्र, सागर अथवा महासागर आदि से प्रत्यक्ष पहुंच न हो उसे हम लोग स्थलरुद्ध देश कहते हैं। और वर्तमान में आपको 49 देश जो है एक से अधिक देशों की स्थलीय सीमाओं से घिरे हुए हैं और इसमें यूरोप के 17 स्थलरुद्ध देश है जिससे हंगरी भी एक देश है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में आपको कह रहा है कि कड़ेवास मृत्तिका जो जाफरान यानी कि केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कश्मीर हिमालय में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में आपको कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको पीटर्सबर्ग प्रदेश से संबंधित है। पीटर्सबर्ग प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में आपको कह रहा है कि मुगल काल में उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे ए दे दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाहौर। मुगल काल में
लाहौर जो था वह आपको उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 46 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी और महानदी कृष्णा तथा कावेरी। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निहारिका जो है यह आपको सौर मंडल का भाग नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। कह रहा है कि दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 49 में आपको कह रहा है कि विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। और विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज के 30 मिलियन वर्ष यानी कि पूर्व ट्रशियरी युग में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। विषुवतीय क्षेत्रों में निवास करने वाले नाटे कट के बोने लोगों को पिग्मी के नाम से जाना जाता है और कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51। दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में आपको कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रशांत महासागर से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से खींची जाने वाली एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है जो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। कह रहा है कि संसार की छत किसे कहते हैं। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पामीर को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चाय की। और विश्व में आपको चाय उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। आपको इसका करेंट डाटा आप लोग देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में आपको कह रहा है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि के संबंध में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष माना जाता है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1921 ईस्वी को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। कह रहा है कि सरकारिया आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56। कह रहा कि भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत में राज्यों का संघ है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत के राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत किसी जाति के अनुसूचित जाति घोषित करने तथा अनुच्छेद 342 के तहत किसी जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी राष्ट्रपति है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संसद। भारतीय संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन की शक्ति संसद में निहित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर
59 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एकहरी नागरिकता। एकहरी नागरिकता भारतीय संविधान की संघीय लक्षण नहीं है। आपको केंद्र तथा राज्यों की शक्ति का बंटवारा पूर्ण रूप से लिखित संविधान या स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान के संघीय लक्षण है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 60। करा कि निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रशेखर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61। 61 में कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पत्र त्याग सकता है पत्र लिखकर। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में आपको कह रहा है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 338 और 338 के ए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64। 64 में कह रहा है कि राज्य विधानसभा में कोई धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आकलन समिति। यानी कि यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे प्राक्कलन समिति को माफ़ कीजिए, प्राक्कलन समिति को ही आकलन समिति कहते हैं। इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं और इसमें राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि लोकसभा के द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 14 दिन तक। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67। कह रहा है कि इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार है जो कि 19 के 1 के 5 में वर्णित है। और मध्य निषेध, काम का अधिकार तथा समान कार्य हेतु समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68 में कह रहा है कि भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 19 के 1 या अ में निहित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69। 69 में कह रहा है कि पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70। 70 में कह रहा है कि राष्ट्रपति। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संसद के हिस्सा होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71। 71 में आपको कह रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह हैं। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोकसभा के प्रति जवाबदेह हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 माह या 60 दिन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 104 के माफ़ कीजिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 के 4 जो है संसद सदस्यों के स्थानों की रिक्ति से संबंधित है, जिसमें उल्लेखित है कि यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73। कह रहा है कि किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि
1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की मनमानी, दुराचारी एवं ऐश्वर्यपूर्ण गतिविधियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 करा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं तथा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 245। अनुच्छेद 245 से 255 में संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का वर्णन है और अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद द्वारा बनाए गए कानून के बारे में राज्य क्षेत्रातीत परिवर्तन के आधार पर आपत्ति नहीं की जा सकती। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है कि ई बीज संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है कि ई बीज संबंधित है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार प्लेटफॉर्म से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि और कुशलता में विकास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 77 में आपको कह रहा है कि हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो कि 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7वें दशक के दौरान। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में आपको कह रहा है कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नरसिम्हा राव के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है कि स्वामित्व के आधार पर निम्नलिखित में से कौन एक अन्य से भिन्न है? 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कंपनी का ऋण पत्र। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है कि पूंजी बाजार से आस है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शेयर बाजार से है। आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है 81 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिल्ली मुंबई। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 था। इससे पहले दोस्तों हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों इससे पहले हम लोग प्लेटफॉर्म का 17 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।